जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि भारत अब फ्रांस के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट इंजन बनाएगा और ये परियोजना 61,000 करोड़ रुपए की होगी और इस साझेदारी के तहत 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास वाला इंजन बनाया जाएगा। इवन दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रांस भारत को पूरा टीओटी देने के लिए तैयार है और आप सबको मैंने बताया भी है कि एमका वेरिएंट के जो शुरुआती बैच होंगे उनमें GF414 इंजन लगाया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि फ्रांस का रिकॉर्ड खास करके को डेवलपमेंट परियोजनाओं को लेकर भरोसेमंद नहीं रहा है, खास करके जब लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आती है और डिलीवरी टाइमलाइन की बात आती है। और हम कह रहे हैं कि फ्रांस एक अच्छा साझेदार है, नहीं। मिराज 2000 अपग्रेड के टाइम क्या हुआ था, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि इस दौरान फ्रांस ने भारत से भारी कीमत मांगी थी, लेकिन सॉफ्टवेयर कोड और टेक्निकल दस्तावेज पूरी तरीके से भारत को नहीं दिए गए। यही वजह रही कि HAL को बहुत सी चीजें खुद से सीखनी पड़ी। दूसरा, राफेल की बात ले लो आप। राफेल का जो ISCA यानी कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट, ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया, जबकि ये डील का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स है उन्हें भी अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी तक अधूरा है, टोटल स्वदेशीकरण इनका नहीं हो पाया। इवन दोस्तों, फ्रांस जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन अब ये परियोजना भी संकट में आ गई है क्योंकि फ्रांस की डासो एविएशन ने बार बार लीड कंट्रोल की जिद की है कि भैया हमारे पास ही सारा कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि जर्मनी और स्पेन नाराज हो गए और ये परियोजना फिर से कई साल पीछे चली गई है। मतलब साफ है कि फ्रांस ने कई बार साझेदार देशों को भरोसे में लेने के बजाय उन पर अपना प्रेशर और दबदबा दोनों जमाने की कोशिश की। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि भारत को फ्रांस के सैफ्रॉन के साथ नेक्स्ट जनरेशन के इंजन प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही सावधानी के साथ बात करनी होगी। इवन भारत को यहाँ पर सख्त शर्तें साफरान के सामने रखनी पड़ेगी, तभी यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ना चाहिए। केवल वादों पर भरोसा नहीं करना, जमीन पर तकनीक आनी चाहिए। आप में से काफी लोग मेरी इस बात से राजी भी होंगे क्योंकि चीज ही ऐसी दोस्तों, अगर इतना पैसा अगर हम अपने R&D में लगाते तो शायद हमारा खुद का जो जेट इंजन प्रोग्राम रुका हुआ है वो आगे बढ़ जाता। लेकिन फिलहाल हम लोग हर चीज से पीछे हैं, समय से पीछे चल रहे हैं और इस तरीके की साझेदारी करना जरूरी हो गया है। कुछ चीजें यहाँ पर काफी अच्छी हैं, जैसे कि पूरी तकनीक भारत को फ्रांस दे रहा है और इवन दोस्तों, ये जो टाइमलाइन है वो एमका की टाइमलाइन से मैच करती है। मतलब है कि ये इंजन जो है कि अगले 10 सालों में रेडी हो जाएगा जब एमका मार्क 1 अपने प्रोडक्शन स्टेज पर आ जाएगा। लेकिन भारत को दोस्तों इस बात को सुनिश्चित करना होगा ये साझेदारी सिर्फ कागजों में ना रह जाए, वरना ये एक और क्लब में बैठने का आपको इन्विटेशन तो है, लेकिन बर्तन धोने का काम बनकर ना रह जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है इस साझेदारी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत जो भारत अपना एक्सटेंडेड ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि EDLD SCM तैयार कर रहा है, उसका एक नया डिजाइन सामने आया है जो कि बेहद स्लिम, स्लीक और एलिगेंट दिखता है। इस डिजाइन की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें 3 यानी कि 3 कंट्रोल सरफेसेस हैं, एक वर्टिकल टेल है और 2 एलवान ऑब्लिक विंग्स है। इसके अलावा इसका फ्लेयर्ड चिन वेंट्रल सरफेस है और यही मिसाइल का जो नीचे का हिस्सा है यानी कि वेंट्रल सरफेस वो चौड़ा और चिकना है, जो धीरे धीरे पंखों के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड शेप बनाता है, जिससे एरोडायनेमिक्स बेहतर होता है। पहली नजर में दोस्तों ये एक नया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डिजाइन से मिलता जुलता लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो साफ हो जाता है कि ये अब पूरी तरीके से एक नया एब एंटीनो डिजाइन है, यानी कि इसे शुरुआत से डिजाइन किया गया है और किसी पुराने मॉडल को संशोधित नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जो मेजर जनरल SK शर्मा जी ने दी है। उन्होंने कहा कि अब तक 48,000 AK-203 राइफलें इंडियन आर्मी को दी जा चुकी हैं, अगले 6 महीने में 70,000 राइफलें और दी जाएंगी और इस कंपनी की योजना है कि प्रोडक्शन क्षमता को 1.5 लाख राइफल हर साल तक बढ़ाया जाएगा ताकि 2030 तक 6 लाख राइफलें भारतीय सेना को दी जा सके। मतलब साफ है कि इंसास पूरी तरीके से हट जाएगी भारतीय सेना से। और यही नहीं दोस्तों, मेजर जनरल SK शर्मा ने कहा कि 2025 के अंत तक 100% स्वदेशी AK-203 हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अब भारत की जो घरेलू प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उन्होंने तेजस मार्क 1 प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, तो इससे इस फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन रफ्तार है वो अब बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक हमें LCM मार्क 1A के लिए अलग अलग पार्ट्स असेंबली अलग अलग कंपनियों से मिलनी शुरू हो चुकी हैं, जिनमें कि लक्ष्मी मशीन वर्क्स जो कि एयर इनटेक की असेंबली तैयार कर रहा है, अल्फा टोकोल जो रेयर फ्यूजलार असेंबली को तैयार कर रहा है, एम्फिनॉल ये इलेक्ट्रिक वायरिंग तैयार कर रहा है, टाटा एडवांस सिस्टम फिन और रडर को तैयार कर रही है, वेम टेक्नोलॉजी सेंटर फ्यूजलाज को तैयार कर रही है, लार्सन एंड टोब्रो विंग असेंबली को तैयार कर रही है। मतलब साफ है कि तेजस मार्क 1 अब सिर्फ HAL का प्रोजेक्ट नहीं रह गया दोस्तों, बल्कि अब इसमें देश के प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज की भागीदारी बढ़ गई है, जिससे कि अब ये तेजी से तैयार होगा और इंडियन एयरफोर्स को समय पर इस फाइटर जेट को डिलीवर किया जा सकेगा। वहीं दोस्तों, कैट्स वॉरियर को लेकर अब एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम
इस प्लेटफॉर्म के लिए दोस्तों अब HAL और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के बीच एक साझेदारी हो सकती है। और ये स्टेप दोस्तों इसलिए भी उठाया जा सकता है क्योंकि दोस्तों जो कैट्स वॉरियर है उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो अब बढ़ाया जा रहा है। पहले इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1.3 टन रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2.1 टन कर दिया गया है, जिससे कि दोस्तों ये यूकैफ अपने साथ ज्यादा हथियार और सेंसर्स ले जा सकता है और इवन इसमें अधिक संख्या में मिशन सिस्टम जोड़े जा सकते हैं। मतलब साफ है कि इसके लिए जो अभी मौजूदा PTAW इंजन है जो कि 3.7 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, वो इस वजन को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं रह गया है। यही वजह है कि रोल्स रॉयस इस प्रोजेक्ट में खासा ध्यान दे रही है। वो HAL के साथ मिलकर इसके लिए एक नया हल्का लेकिन एक पावरफुल टर्बोजेट या फिर टर्बोफैन इंजन को डेवलप करने की बात कर रही है, जो कि इस भारी और ज्यादा सक्षम यूकैफ को उड़ान देने में सक्षम होगा। यहाँ पर दोस्तों कैट्स वॉरियर मार्क 2 को भी लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। HAL भविष्य में 3 टन वजनी कैट्स वॉरियर मार्क 2 वेरिएंट भी डेवलप करेगा, जो अधिक खतरनाक दूर तक मार्क करने वाला यूकैफ होगा। इसमें BVRAM क्षमता होंगी जो कि स्वदेशी अस्त्र मिसाइल को ले जा सकती है। इसकी कुल पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से ज्यादा होगी। इसमें 2 इंटरनल वेपन बे होंगे और 2 भारी हार्ड पॉइंट्स होंगे। इवन ये मैन अनमैन टीमिंग के साथ तेजस AMCA जैसे फाइटर जेट से ऑपरेट हो सकता है। इसका स्टाइल डिजाइन होगा और ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेगा और इसमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता होगी। यानी कि कैट्स वॉरियर के लिए अब हमें एक दमदार और नया इंजन चाहिए। हो सकता है कि अब HAL और रोल्स रॉयस के बीच इसे लेकर एक बड़ी पार्टनरशिप हो और भारत में ही इस नए इंजन को डेवलप किया जा सके। वहीं दोस्तों प्रोजेक्ट 76 को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। L&T डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि प्रोजेक्ट 76 भारत की पहली पूरी तरीके से स्वदेशी कन्वेंशनल पनडुब्बी का डिजाइन 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट 76 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये भारत का पहला ऐसा पनडुब्बी प्रोग्राम है जिसका पूरा डिजाइन भारत में किया जा रहा है। और यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो जो कि भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, वो इंडियन नेवी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार कर रही है। प्रोजेक्ट 76 में दोस्तों जैसे मैंने बताया कि पूरी तरीके से स्वदेशी डिजाइन होगा, मतलब भारत की इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमताओं से इसे तैयार किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि स्टेल्थ और इंड्योरेंस इसका अच्छा रहेगा। AIP टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाएगी। एडवांस सोनार और क्रूज मिसाइलें इसमें लगाई जाएंगी। इवन दोस्तों भारतीय नौसेना का जो बैटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत करीबन 12 पनडुब्बियां बनाई जानी है, जो कि 2 बैचेस में बनाई जाएंगी। पहले बैच में 6 पनडुब्बियां और दूसरे बैच में बाकी की 6 पनडुब्बियां, और दूसरे बैच में और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस लगाई जाएगी। पहली पनडुब्बी का निर्माण इस दशक के अंत में शुरू होगा और 2037 में इसे लॉन्च करने की योजना है। दोस्तों भारत अब अपने अनमैन्ड एरियल सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट और मॉडर्न बना रहा है, जिसके लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक नया इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तैयार किया है, जो कि UAVs को कंट्रोल करेगा, जैसे कि आर्चर NG और तपस, यानी कि एक सिंगल सिस्टम से इन सभी को कंट्रोल किया जा सकेगा। इससे पहले दोस्तों हर UAV यानी कि ड्रोन के लिए अलग अलग ग्राउंड स्टेशन होते थे, लेकिन अब एक ही ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से कई तरीके के UAVs को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब साफ है कि ऑपरेटर का काम आसान हो जाएगा, लॉजिस्टिक खर्च कम आएगा और भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमताएं बढ़ेंगी। और ये जो नया ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि एक ही स्टेशन से आप कई UAV ऑपरेट कर सकते हैं। रियल टाइम डेटा, वीडियो और टेलीमेट्री फीड मिलती रहेगी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सपोर्ट भी इनमें रहेगा। और इस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का मॉडुलर डिजाइन है, मतलब भविष्य के UAVs को भी आसानी से इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। वहीं भारत के स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ये टेक्नोलॉजी भारत के हाई स्पीड हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट और मिसाइलों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब तक भारत ने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी तकनीकी उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि इग्निशन और फ्लेम स्टेबलाइजेशन, क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड पर इंजन को जलाए रखना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अब इसमें भारत को सफलता मिल चुकी है। दूसरा, थर्मल मैनेजमेंट, जिसके लिए एक्टिव कूलिंग ऑब्लिक रीजनरेटिव कूलिंग इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने की तकनीक डेवलप की जा चुकी है। इसके अलावा इंडोथर्मिक फ्यूल, ये एक ऐसा ईंधन है जो कि खुद को ठंडा रखता है। थर्मल बैरियर कोटिंग्स, जो कि इंजन के हिस्सों को गर्मी से बचाने वाली कोटिंग होती है। अभी तक इस स्क्रैमजेट इंजन का 1D और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स टूल्स डेवलप कर लिए गए हैं। इन्हीं से इंजन के डिजाइन की जांच की जाती है। करंट स्टेटस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो स्क्रैमजेट कंबस्टर का डिजाइन तैयार है, परीक्षण किया जा चुका है। इवन थर्मल बैरियर कोटिंग्स के भी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। स्क्रैमजेट कंबस्टर का विंड टनल परीक्षण भी हो चुका है और फ्रेम इवैल्यूएशन परीक्षण भी किए जा चुके हैं और लंबे समय तक इग्निशन टेस्टिंग भी इसकी सफल रही है। मतलब साफ है कि अब फुल स्केल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग चल रही है, जिसमें कि इंजन के सभी पैरामीटर्स की जांच हो रही है। ऐसे में दोस्तों भारत ने स्क्रैमजेट तकनीक में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली है और परीक्षण फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है और ये टेक्नोलॉजी भारत को हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट और भविष्य की रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।
वहीं इंडियन नेवी अब अपनी अनमैन नेवल वॉरफेयर की दिशा में एक बड़ा स्टेप उठा रही है। कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जो बताती हैं कि भारतीय नौसेना AI बेस्ड मैन अनमैन टीमिंग कॉम्बैट वेसल को डेवलप करने पर काफ़ी सीरियसली विचार कर रही है और इवन इस पर काम भी शुरू हो चुका है। ये एक 1500 टन वजनी युद्धपोत होगा जो कि एक मदरशिप की तरह काम करेगा। इसका मेन काम होगा छोटे छोटे जो अनमैन्ड जहाज और स्वार्म ड्रोन्स को AI के जरिए कंट्रोल करना होगा। और ये जो दोस्तों जहाज होंगे वो छोटे USV यानी कि अनमैन सरफेस व्हीकल्स, अनमैन अंडर वाटर व्हीकल्स और UAV को रियल टाइम में कंट्रोल कर सकेंगे। निगरानी के लिए UAV और हमले के लिए नागास्त्र 1 जैसे लॉइटरिंग हथियार लॉन्च कर सकता है। इस जहाज में सोनार, ESM, सैटकॉम जैसे उपकरण भी लगाए जाएंगे। इसका स्टाइल डिजाइन होगा और इसकी सर्वाइबिलिटी भी बेहतर होगी। मतलब साफ है कि AI बेस्ड मैन अनमैन टीमिंग कमांड वेसल भारत को भविष्य की नौसैनिक लड़ाइयों के लिए तैयार करेगा और ये न केवल भारत को तकनीकी बढ़त देगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी साकार करेगा। इसके अलावा दोस्तों अमृतसर बॉर्डर पर BSF को एक बड़ी कामयाबी मिली है। BSF के चौकस जवानों ने 6 पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया और ये ड्रोन DJI मैविक क्लासिक मॉडल थे। ये घटना पाकिस्तान से होने वाली ड्रोन तस्करी को रोकने में एक बड़ी सफलता है। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।